बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया फवाद अहमद के साथ और मैं हूं फरीद रईस। ये प्रोग्राम फवाद अहमद करते हैं लेकिन उनके बेटे की तबीयत की वजह से वो प्रोग्राम ये नहीं कर रहे हैं, तो दुआ ये है कि उनके बेटे को जल्द अज जल्द सेहतयाबी मिले। आज इस प्रोग्राम के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात जिसके ऊपर तमाम निगाहें मरकूज, और इससे पहले हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस सीटीडी को निशाना बनाया गया, उसके बाद कराची के अंदर गुज़िश्ता रोज निशाना बनाया गया उस चीज को लेके। सबसे अहम इस वक्त बात यह कि मुल्क की जो सियासत है उसके अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दबाव डाल रही है कि यहां पर इंतखाबात होनी चाहिए, लेकिन गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दोनों की तरफ से सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, जो तहफुजात हैं, उनको सामने रखा गया है कि सिक्योरिटी सबसे अहम चीज है। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अगर इंतखाबात अगर 90 रोज के अंदर होने हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव डाल रही है, मामला अदलिया की तरफ चला गया है, तो क्या आम इंतखाबात 2023 में हो सकेंगे या ये मामला भी आगे खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है? ये वो बातें हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे भी अहम एक बड़ा जो मसला, जो एक स्टेटमेंट आया है, वो है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान के दिवालिया होने के हवाले से बात की गई है। होशरुबा इंकशाफ है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत या फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार बार बार ये मुल्क को, कौम को यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा, हर तरह का कदम उठाया गया है, तमाम तर IMF की शराइत पूरी की गई हैं, मुल्क दिवालिया नहीं होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ जहां तहतुल लफ्ज के अंदर जहां बात करते हैं, इस्लामाबाद DHA के अंदर जो तेंदुए के हवाले से, जो इसके नामालूम के हवाले से जो इशारा करके बात करते हैं, तो वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको ख्वाजा आसिफ का वो स्टेटमेंट जो कि बहुत अहम है वो आपको दिखाते हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। इस वक्त गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हर तरह का दबाव डाल रही हैं। जेल भरो तहरीक का ऐलान उन्होंने कर दिया है, जेल भरने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से किया जाएगा और बाद अज़ा पूरे मुल्क में इसे फैला दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब अदालतों के मन्नत तरल्ले कर रहे हैं, हिफाजती जमानत के मचलके दाखिल कराए जा रहे हैं, तमाम तर हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से उनकी गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक कैसे चलाएगी? इससे पहले भी 2014 में सिविल नाफरमानी की बात की थी, लेकिन उनका वो जो स्टांस था, जो सियासी हिकमत अमली थी, नाकामी का शिकार हुई। किस कानून को तोड़ा जाएगा, रियासत के कौन से कानून को हाथ में लिया जाएगा, कौन सी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाएगी, क्योंकि जेल भरो तहरीक के अंदर रियासती कवानीन को तोड़ा जाता है तो जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और PTI के चेयरमैन इमरान खान की ये हिकमत अमली कामयाब हो सकेगी? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है सीनियर सहाफी तज्जियाकार नजीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार नादिया मिर्जा साहब हमारे साथ होंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। सबसे पहले यह बताएं कि डिफेंस मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने का कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, और इसको क्या महज एक हुकूमती राय इसको समझा जाए या बाद अज़ा ये स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलेगा कि ये उनकी जाती राय है और मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मैं एक दिवालिया मुल्क के शहरी के हवाले से अब मैं मुखातिब हूं इस दिवालिया मुल्क के वजीर दिफा से, और वो ये कि ये नहायत नामुनासिब, इनअप्रोप्रिएट और हाईली कंडेमेबल स्टेटमेंट, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्टर। जब डिफेंस मिनिस्टर साहब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का दिवालिया हो गया। इमेजिन करें इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, पाकिस्तान की करेंसी मार्केट, पाकिस्तान के बाकी इदारे, बिजनेस सेंटर, ये तमाम। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार मुसलसल क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्या ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट क्या मायने रखती है? हम उसके हुकूमती बयान समझें या कल को डार साहब कहेंगे या ख्वाजा आसिफ की जाती राय हो सकती है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, तो कितना सीरियस लिया जाए इस बयान को, इस स्टेटमेंट को? नहीं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अभी देखिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं,
तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो अब इतना खप पड़ जाए विद इन दी गवर्नमेंट सर्कल कि वहां से एक ऐसी स्टेटमेंट आए अपना जिसको कहते हैं गुड कॉप वाली स्टेटमेंट। ये तो चले बैड कॉप हो गया, लेकिन डोंट टेक द डिफेंस मिनिस्टर लाइटली। और मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा कि सबका फिर ये ऑनर तो नहीं होता to be the defense minister of a country which is नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके इनसाइडर क्या है ब्रिगेडियर साहब? यानी डिफेंस मिनिस्टर कभी गोल्फ क्लब्स की बात कर रहे हैं, कभी वो चीते या तेंदुए के ऊपर नामालूम के हवाले से वो बात कर रहे हैं, कभी वो ये कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर गया है। इनसाइडर चल क्या रहा है? मैं आपसे वो इनसाइडर जानना चाहता हूं, आपका एनालिसिस क्या है? मेरी असेसमेंट ये है कि अगर आपको चंद साल पहले की फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपना डिफेंस मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट जो है अगर आपको याद हो, तो जिस तरह उन्होंने बड़ी सख्त मैं कहता हूँ उन्होंने लिटरली थ्रैश किया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, तो उनका एक माइंडसेट जो है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज जब डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरह के उनको कुछ लग रहा है कि मामला कुछ इस तरफ जा रहे हैं आने वाले दिनों में कि शायद वो रहे ही ना, हो ये सकता है। और लिहाजा अब वो अपना वेनम जो है और ये इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल ये गालिबन टारगेट कर रहे हैं, दोबारा वो लाइन दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आपने ब्रिगेडियर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये कर दी है कि उनको ये लग रहा है या महसूस हो रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो रहे ही ना, यानी वो से मुराद आपकी हुकूमत। तो नज़ीर लगारी साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, जहां एक तरफ पंजाब के पीके के अंदर पीटीआई दबाव डाल रही है कि इंतखाब कराएं, जनाब आइन के तहफ्फुज की बात की जा रही है, आईनी तरीक़ाकार याद दिलाया जा रहा है, मामला अदलिया में गया हुआ है, और दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जनाब डिफॉल्ट कर गया है। कितना सीरियस आप इस स्टेटमेंट को ले रहे हैं? और जो इशारा ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं, क्या ऐसा ही कुछ आपको भी नजर आता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? कभी कोई ब्रिगेडियर साहब, मैं नज़ीर लगारी साहब से सर पॉइंट ले लूं, देन आई विल कम बैक टू यू। मैं नज़ीर लगारी साहब, नादिया साहब, देन आई विल कम बैक टू यू। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत को इस सूरत हाल में ये तय कर लेना चाहिए कि उन्हें हुकूमत में रहना है या नहीं रहना है, और अगर वो ये तय नहीं करते हैं तो फिर अपने लिए भी मसाइल पैदा करेंगे और मुल्क के लिए भी मसाइल पैदा, बहुत मुल्क के मसाइल पैदा हो चुके हैं, और उसके लिए मुल्क को मसाइल पैदा करने के लिए वही लोग काफी हैं जो बड़े इसके चाचे मामे बने हुए हैं पिछले 75 साल से, जो इसके सब कुछ के मालिक बने हुए हैं। उन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया है, जो तय करते रहे हैं किसको रहना है किसको नहीं रहना है, जो तय करते रहे हैं कि मुल्क किसके हवाले किया जाए किसके हवाले ना किया जाए, अब किसको जो है फुलवारी में लगाया जाए किसको ना लगाया जाए, किसकी काश्त की जाए किसकी काश्त ना की जाए, किसको बाग में उगाया जाए किसको ना उगाया जाए, किस सियासतदान को आने दिया जाए किसको ना नहीं दिया जाए, किसका दरवाजा बंद कर दिया जाए किसका दरवाजा खोल दिया जाए, तो फिर वो भुगते हैं इस मुल्क के हालात। तो ये नज़ीर लगारी साहब, ये मामला क्या अब भी हो रहा है? अब भी यही सिलसिला जारी है? एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ है भाई। इस मुल्क में वही चाहते हैं, जो चाहते हैं वही होता है। और मेरा इशारा ये नहीं किसी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन अपने सर पर ले ले तो उसकी अपनी मर्जी है कि जी हाँ हम हैं इस्टेब्लिशमेंट, कौन की मर्जी है, अगर वो कह दे कोई भी कह दे, वो जो है वो सिविल सर्विसेज वाले कह दें, वो मिलिट्री सर्विसेज वाले कह दें, वो अदलिया वाले कह दें, कोई भी कह दें, लेकिन या मीडिया वाले कह दें या कोई और कह दे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो मुल्क को इस तरह से रखे हुए है और उसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स भी बन जाते हैं और उसके मुल्क के भाई खा भी बन जाते हैं और मुल्क को अज़ाब में मुब्तला करते हैं, मुल्क को मुश्किलात भी पैदा करते हैं, मुल्क में बलाएं भी मुसलत करते हैं, ऊद बलाएं आदम खोर भी मुसलत कर देते हैं मुल्क के ऊपर, और फिर जो है वो इसको चलाना भी चाहते हैं, चलाएं। अब मुल्क जो है ये मेरे बाप की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की, मेरे सैकड़ों बरसों से मेरे लोगों की कब्रें यहाँ पर, मेरी कब्र भी यहाँ बनेगी। नज़ीर लगारी साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल इसके ऊपर मैं मजीद आता हूँ, आपसे बात करूंगा, लेकिन नादिया की तरफ मुझे आने दीजिए। नादिया, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर, यानी हम सब यानी उस डिफॉल्ट मुल्क में अब रह रहे हैं, हाउ सीरियस यू आर टेकिंग ये क्या, यानी दिवालिया मुल्क में अगर हम सब हैं, डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट, कल को हम क्या ये सुनेंगे डार साहब की तरफ से कि ये उनका ज्याती बयान है, इसका कोई लेन देन नहीं है हुकूमत की पॉलिसी से? क्या वाकई इसको इतना संजीदा लिया जाए? और फिर इस स्टेटमेंट के तनाजुर में टेररिज्म का चैलेंज हमारे ऊपर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चैलेंज हमारे साथ है, एक जमात जेल भरो तहरीक की बात कर रही है, तो फिर अब तो अगर दिवालिया हो गया फिर तो सब चीजें
بالائے طاق رکھ دی جائیں گی. اب تو سب سے امپورٹنٹ پھر ملک کو بچانا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فرید اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اپ ان یور شو. سمپل یہ ہے کہ اگر آپ خواجہ آصف صاحب کو سیریس لیتے ہیں تو پھر آپ ان کا اسٹیٹمنٹ کو سیریس لے لیجئے. لیکن دوسری طرف جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں خواجہ آصف ایز این انڈیویجول نہیں، عہدہ ڈیفنس منسٹر یہ بات کر رہا ہے. دیکھیں میں ڈیفنس منسٹری کی ہی بات کر رہی ہوں، میں ڈیفنس منسٹری کی ہی بات کر رہی ہوں. یہی ڈیفنس منسٹری پارلیمنٹ میں آ کے کس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہمیں وہ بھی پتا ہے. یہی ڈیفنس منسٹر اپنا مذاق اڑواتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. جب وہ کوئی شرم کوئی حیا والی بات کرتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی والی باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ ڈیفنس منسٹر ہی ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی سیریسنس ہمیں کسی بھی منسٹری میں، پارلیمنٹ میں، حکومت میں نظر نہیں آ رہی. دو باتیں جو نذیر لغاری صاحب نے کی آپ سے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، میں اس کو کامنٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ نذیر لغاری صاحب نے کہا کہ حکومت کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. میرا خیال ہے یہ فیصلہ اگر کہ پاکستان واقعی ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، کیونکہ جو سینئر اکانومسٹ ہے وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. اگر کہ میں اس کو آفیشیل اناؤنسمنٹ مانوں تو میرا خیال ہے وقت گزر گیا ہے. آپ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آئے تھے. آپ نے کہا تھا اگر عمران خان اس ملک میں رہتا تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا. آپ اس کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے آئے تھے. اگر 9-10 مہینے کے بعد آپ ہمیں آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ اب ملک دیوالیہ ہو گیا ہے تو اب آپ جائیں نہیں، اب آپ اپنی واقعی آئینی مدت پوری کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے سے شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ لانے والے کون ہوتے ہیں، لے جانے والے کون ہوتے ہیں، اور یہ کاروائیاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی. تو اگر میں ان تمام باتوں کو جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں اور آج لغاری صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو تسلیم کر لیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو 10 مہینے پہلے جو حکومت آئی ہے یہ بھی انہی کی لائی ہوئی ہے. اگر وہی چاہتے ہیں کہ کس کو لانا ہے کس کو لے جانا ہے تو یہ بھی پھر مان لیجئے اگر وہ 1 منٹ کے لیے نہیں رکی کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بھی انہوں نے گھر بھیجی جو لانا لے جانا جنہوں نے اپنا ایک شعور بنایا. لیکن نادیہ کیا یہ سمجھا جائے اگر جو بات ہو رہی ہے یہ سٹیٹمنٹس اتنی نان سیریس نہیں ہیں کہ ایک ڈیفنس منسٹر اگر یہ بات کہہ دے، اگر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے، آفیشل سٹیٹمنٹ باقی رہ گئی ہے، ڈیفنس منسٹر یہ بات کر دی ہے، کیا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں خواجہ آصف صاحب کے گالف کورسز والے، یہ جو تیندوے والا چیتے کے مالک کے حوالے سے انون والے سٹیٹمنٹ، یہ جو بیانات ہیں کیا کہیں پہ کسی جگہ پہ ڈیفنس منسٹر پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں کچھ ہونے جا رہا ہے، مارچ میں کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ کیا ہو کیا رہا ہے؟ فرید میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ان ڈیفنس منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے عہدے کو سیریس لیں، تو میں ایسے ڈیفنس منسٹر کے عہدے کو سیریس لوں اور ایسے ڈیفنس منسٹر کو سیریس لوں جو ٹویٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ ایف آئی آر چیتے کے خلاف کٹوا دیتے. میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں چیتا تھا. آپ شاید لاہور ہیں، آپ بھی شاید اسلام آباد ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا وہ کس کے گھر کا چیتا تھا. لیکن میرے بھی پر جلتے ہیں، شاید آپ کے بھی پر جلتے اور نہیں جلتے تو آپ نام لے لیجیے. نادیہ پہلے نامعلوم کراچی میں ہوا کرتے تھے، یہ نامعلوم اب پورے ملک میں پھیل گئے. ایک بریک میں نے لینی ہے، بریک کے بعد آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک بریک لیتے جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، سر یہ تو بات یہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کی ہو گئی، تھوڑا سا آگے آپ چلتے ہیں. اگر معاملہ یہی ہے تو پھر دہشت گردی کا سامنا ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ ہے. اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں دونوں صوبوں کے اندر جیسے کہ ان کے گورنرز پہلے کہہ چکے ہیں، تو کیا عام انتخابات 2023 میں آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہے انتخابات کے حوالے سے، لیکن میں پہلے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں جو میں ایک پچھلے سیکنڈ میں چھوڑ گیا جی. وہ یہ کہ دیکھیں ڈونٹ ٹیک دی ڈیفنس منسٹر لائٹلی کہ جی وہ ان کی مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے وہ اسی طرح کی لوز گفتگو کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جس طرح نادیہ مرزا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ کروا دیا ہے تو میرے خیال ہے پھر اس گورنمنٹ کا بھی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں رہتی کہ وہ پاکستان کو یا مجھے جو ہے وہ لیڈ کرے. تو میرا خیال ہے کہ there is something in the air that we do not know. نمبر 2، آپ نے اب آگے اس کے دہشت گردی کے والے سے دیکھیں جی، آپ پروونشل کیپٹل 2 میں تو ہو گیا، پشاور میں دہشت گردوں نے اسٹرائک کیا پولیس پہ، کراچی میں انہوں نے اسٹرائک کیا پولیس پہ، ٹھیک ہے.
तो अब अगर जो नजम सेठी साहब ने आज जो ट्वीट किया फिर उसने डिलीट कर दिया है, उन्होंने कहा वो पीएसएल को खतरा नहीं है, वो सिर्फ टारगेट, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ टारगेट करेंगे ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह वगैरह। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अल्लाह ना करे इफ देयर, अगर पेशावर हो गया, कराची हो गया, तो कल को कि लाहौर की बारी ना आ जाए, कल को फिर कोयटा की बारी ना आ जाए, अगर वो प्रोविंशियल कैपिटल्स को हिट कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर इज थिंग्स और नॉट। लेकिन नजम सेठी साहब को फिर ये भी बता देना चाहिए ना कि उनको ये बात किसने बताई और इसकी गारंटी किसने ली है कि ये मामला जो है वो सिर्फ पुलिस एहलकारों तक महदूद रहेगा, बाकी जगहों पर नहीं होगा। ये उनको इस बात पे भी फिर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अब इलेक्शन पे आ जाए, अब जो आपने इलेक्शन की बात की, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है पंजाब और केपी के इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसका नाम बदल देना चाहिए। मेरा ख्याल का नाम रखना है एंटी इलेक्शन कमीशन, बिकॉज अभी हमने पहली मर्तबा अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन देखा है जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, और कोई ना कोई बहाना, जो आप देख लें प्रेसिडेंट साहब को जो उन्होंने लेटर लिखा जो पब्लिक हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, इन लास्ट दो लाइनें पढ़ लें, उन्होंने तो प्रेसिडेंट साहब को इनडायरेक्टली ऐसा कहा है कि जनाब आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मुनासिब नहीं थे, मैं तो इसको बहुत लाइटली जो है इसको लिख रहा हूँ। तो वो तो राउंड मैरी गो राउंड चल रहा है, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, फिर अदलिया के पास जा रहे हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि अभी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को असर्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर असर्ट नहीं करेंगे तो ये कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, मैं नजीर लगारी साहब से जरा इस पे ले लेता हूं उनका एनालिसिस। लगारी साहब, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वो कहते हैं जनाब के सिक्योरिटी मांगी वो नहीं मिलती, पैसा मांगा वो नहीं मिलता, तो मैं कैसे कराऊं इंतखाब, तो यहाँ पे जो मामला प्रेसिडेंट तारीख का कह रहे हैं, सवालात यहाँ पे भी उठ रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के ऊपर मामला इतना लटक रहा है, इतना खटाई में जा रहा है कि अदलिया को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो क्या मामला आम इलेक्शन का इतना सादा होगा, या आपको नजर आता है कि 2023 आम इंतखाबात का साल होगा? पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब का आईनी जिम्मेदारी क्या है कि वो इस तरह के खत लिखें दूसरे इदारों के सरबराहों को। प्रेसिडेंट साहब एक सेरेमोनियल पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट हैं, और उनके पास जो भी पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से उनको बताया जाएगा, जो कहा जाएगा वो उसके मुताबिक करेंगे। प्रेसिडेंट की अपनी कोई विल, कोई इस तरह की चीज नहीं होती है कि वो बैठकर हिदायत देते रहें। लेकिन सदर साहब तो कह रहे हैं कि मैं आइन के तहफ्फुज की पासदारी कर रहा हूं। आइन के तहफ्फुज की पासदारी करते हुए उन्होंने आइन के तोड़ने के अमल में शिराकत की थी। मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर आरिफ अलवी की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ मेरी शनासाई है और जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं। उन्होंने उस कार्रवाई का हिस्सा बनने की कोशिश की थी और हिस्सा बने थे, जिसमें इमरान खान ने और इमरान खान के वज़रा ने हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, सब बट किया, आइन को तोड़ा और कहा कि अब आर्टिकल 5 पढ़ रहा हूँ, और फिर आर्टिकल 5 पढ़ने के बाद एक और डिप्टी स्पीकर जो है वो आर्टिकल 6 का इम्पोज करता है और कहता है कि मैं आइन के आर्टिकल 95 के तहत जो कार्रवाई हो रही है मैं उसको मुस्तरद करता हूं, और फिर उसके बाद इस हाउस से उठकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद इमरान खान आते हैं, नया फरमान कि असेंबली खत्म हो चुकी है, मैंने असेंबली तोड़ दी है, अब मैंने जो है वो अब नए इलेक्शन का ऐलान करता हूँ। ये सारे जो जितनी कार्रवाइयां थी वो आइन को एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, आइन को तोड़ना था। और इस पर जो कार्रवाई हुई प्रेसिडेंट की तरफ से, वो क्या हुआ, 11 बजे तक ऐलान होता रहा कि इमरान खान नहीं है वजीर आजम, फिर का हो जाता रहा नहीं है वो है वजीर आजम, फिर 1 बजे कोई और फरमान आया। ये तमाशा चल रहा था प्रेसिडेंसी की तरफ। प्रेसिडेंट इस तरह से होते हैं, क्या प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारियां हैं? प्रेसिडेंट को आइन ने जुरिस्डिक्शन दी है, वो बैठकर आइन को बैठकर अपनी मर्जी से तोड़ें मरोड़ें और अपने कार्रवाई करें। वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, हमारे सेरेमोनियल दुनिया में होते हैं, मलका मुआज़मा जाकर वो हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को फरमान जारी नहीं करते। अच्छा लगारी साहब, आपकी इस बात को मैं आगे लेके चलूंगा। नादिया, मैं आपसे कमेंट लूंगा जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन लगारी साहब मुझे शॉर्ट बातचीत पहले समझ नहीं आई थी और एक लफ्ज भी उनका मैंने नहीं सुना था। अच्छा, अगर कोई आपका सिस्टम हो तो देख लें। अच्छा ठीक है लगारी साहब। नादिया, मुझे ये बताइए, जो लगारी साहब बात कर रहे हैं कि मेरा आपसे ही सवाल है कि आज सदर साहब कह रहे हैं कि मैं आइन के तहफ्फुज की पासदारी करते हुए ये खत लिख रहा हूं, तो ये मुझे बताइएगा कि अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक आइन का तहफ्फुज, लेकिन जब उस वक्त इमरान खान की हुकूमत में जिसका हवाला लगारी साहब ने दिया, तब जो कुछ होता रहा, और फिर इन तमाम खेल तमाशों के बाद
آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات ہو سکیں گے 2023 میں؟ دیکھیں جس کو آپ کھیل تماشا کہہ رہے ہیں نا وہ ظاہر سی بات ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو ہم اگر پچھلی دفعہ انہوں نے کچھ غلط کیا تھا تو وہ آگے کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور جس بات کی نزیل لغاری صاحب میرے بڑے سینئر ہیں، with all due respect میں یہ آئین کا آرٹیکل ہے 57 جس میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ the president shall announce the date or dates of the general election after consultation with the commission. تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کی کنسلٹیشن کے بعد پریزیڈنٹ اناؤنس کر سکتا ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 57 ہے، اس کے تحت یہ صدر صاحب نے ان کو خط لکھا. اب وہ الیکشن ہونے والی جہاں تک بات ہے تو پی ٹی آئی اپنی زور تو سارا کچھ لگا رہی ہے، لیکن مجھے اگر آپ پرسنلی میرا اوپینین یا میرا انالیسس پوچھیں تو مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت سارے ifs and buts ہیں، یعنی پنجاب اور کے پی کے میں بھی نہیں اور عام الیکشنز بھی نہیں، آپ دونوں اس پہ بات کر رہی ہیں اوورال؟ نہیں، میں عام الیکشن کی بات نہیں کری فرید، میں عام الیکشن کی بات نہیں کری، وہ تو ابھی ڈیو ہی نہیں ہے نا، وہ تو اکتوبر 23 میں پنجاب اینڈ کے پی کے کی بات کری کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کرائے گی، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے دے کین ڈو اٹ بائی ہک اور بائی کروک. تو یہ جو ساری کی ساری جیل بھرو تحریک اور یہ چیزیں، یہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی کم کام کر سکے گی؟ چلے اس پہ بات کرتے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم اسی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں. اگر آپ نے کہا اور آپ کا اوپینین میں کہ کے پی کے پنجاب کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا اعلان اور جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کا ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، کمنگ ٹوورڈ یو سر، اگر جیل بھرو تحریک ہے تو پھر لیڈر خود سے آغاز کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی عمران خان صاحب ایک طرف حفاظتی مچلکے جمع کرا رہے ہیں، حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں، دوسری طرف کارکنوں کو کہہ رہے ہیں تیار رہیں، ہم لاہور سے آغاز کر رہے ہیں، پورے ملک میں دائرہ کار پھیلا دیں گے. جیل کیسے بھریں گے؟ کون سے قانون کو توڑیں گے؟ کون سی سول نافرمانی کریں گے؟ اور یہ حربہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ دباؤ کامیاب ہو سکے گا 90 دن میں انتخاب کرانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں یہ جیل بھرو تحریک پہلے بھی ہوئی تھی اور نذیر لغاری صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آئی ایم شیور سندھ میں ایم آر ڈی موومنٹ اور وہ تمام اس دور میں انہوں نے یہ چیزیں ساری دیکھی ہوئی ہیں. لیکن ایک بنیادی فرق ہے کہ اس مرتبہ شاید عمران خان لیڈ نہ کریں اپنے ایز دا فرسٹ مین کہ وہ جیل جانے کے لیے رضا کرانہ طور پہ باہر نکلیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا بڑا سخت ان پہ پریشر ہے کہ جناب آپ اگر باہر نکلے جو کہ وہ اپنا یہ نہ ہو کہ آپ کی سیکیورٹی کو پھر کوئی آپ جان کو پھر کوئی خطرہ ہو جائے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ لارڈ ہائی کورٹ پہ نہیں گئے کہ وہ دے آر ناٹ شیور کہ سیکیورٹی از گارنٹیڈ. نمبر ایک، باقی ان کا پلان تو ابھی آؤٹ ہو گیا آج کہ جناب بریگیڈیئر صاحب، لیکن گھر سے بیٹھ کے تو کمپین نہیں ہوگی نا. اگر انتخاب مانگ رہے ہیں پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، تو وہ گھر سے بیٹھ کے صرف ویڈیو خطاب ہی کرتے رہیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ لکھ لیں بے شک کہ اگر وہ زمان پاک کے اندر ہی بیٹھے رہے اور میرا خیال ہے اسی طرح اندر بیٹھے بھی رہیں گے فار کوائٹ سم ٹائم، اور پنجاب کے پی کے میریکل ہے، موزہ ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کوئی کیمپین نہیں کرنا، یہ ویسے ہی سویپ کر دیں گے. جو ایک دیوالیہ ملک ہے اس کی حکومت کو کون ووٹ دیتا ہے؟ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن ایک میں بات کہنا کر رہا ہوں آن اے ویری لائٹ ٹون، جناب سارے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسپلنگ دا بین، کیپٹن صفدر صاحب جو گھر کے آدمی ہیں انہوں نے ان کے منہ سے بات نکل گئی. وہ مشہور انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا 2025 میں ہوں گے الیکشن. اس کا مطلب ان کو معلوم ہے کہ اندر کے خانے ان کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے یا باقی پارٹی کیا سوچ رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے سوال تو یہاں پہ یہ بریگیڈیئر صاحب کہ یہ پارٹی سوچ رہی ہیں یا پھر سوچ کہیں اور سے آ رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ویلڈ تھنگ ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، بن کیا رہا ہے. جتنا سے مرضی سوچ ہو، جو تو لوگ انوالوڈ ہوں کہ جی نہیں ہونا، یاد رکھیں ایونچولی اٹ از دی چیف جسٹس آف پاکستان. دا چیف جسٹس آف پاکستان جب ان کے پاس معاملات جائیں گے اور وہ اگر واقعی چیف جسٹس اسرٹ کرتے ہیں اپنی اتھارٹی کو اور ان کی ڈائریکشن کے خلاف، میرا خیال ہے کوئی نہیں جائے گا. اور مجھے لگ رہا ہے ایونچولی ہی ول بی دا فائنل پرسن جو کہ اس کے اوپر اپنا حق سر. یہی والی بات ہے نذیر لغاری صاحب، یعنی یہی وہ بات ہے جو عمران خان بھی ہے، ان کی بھی نگاہیں ساری کی ساری عدلیہ پر مرکوز ہیں. اس سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ پر نگاہیں مرکوز ہوتی تھیں، سہارا تھا، اب ان کی نگاہیں عدلیہ پر مرکوز ہو گئی ہیں. تو یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ کیسے کامیاب ہوگی؟ جیل ایسی بھر لی جاتی ہے؟ یعنی جیل میں جائیں کہیں کہ مجھے اندر کر دو، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ تو کون جیل میں ڈالے گا؟
कौन आएगा और कहेगा कि मैं आपको हथकड़ियां डालता हूँ? कितने आदमी लेकर जाएंगे? क्या प्रोग्राम होगा? क्या प्लानिंग होगी? क्या 20 आदमी जाएंगे? ठीक है, ये 20 आदमी को पकड़ेंगे, कोस्टर में डालेंगे, 150 मील दूर जाकर जंगल में छोड़ देंगे, कहेंगे अब आप जाइए अपने रास्ते। फिर कहीं और 150 आदमी जाएंगे, उनको भी छोड़ देंगे। करेंगे क्या? ये क्या करना चाह रहे हैं? मसला यह है कि पाकिस्तान को 9-10 महीने से एक शख्स ने यरगमाल बना रखा है और उसको सपोर्ट भी है इंस्टीट्यूशंस की, लोगों की नहीं। अभी भी जी बिल्कुल है, 100%। कोई दम नहीं मार सकता है किसी शख्स के अंदर, इतनी हिम्मत तक नहीं है कि वो अगर उसको सब मिलकर सपोर्ट न कर रहे हो तो इस तरह का डांस करे जिस तरह का डांस इस पाकिस्तान में हो। आप ये कह रहे हैं अभी भी वो लाडले ही है? कह रहा हूँ अब भी लाडला है। कैसे ये इशारे किए जा रहे हैं कि वो उस तरह पर सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज साहबान, इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान, वो आइन लिखते हैं क्या? वो आइन तहरीर कर सकते हैं? वो आइन के आर्टिकल कोई खत्म कर सकते हैं या नया बढ़ा सकते हैं? और उन्होंने इनके लिए आर्टिकल एक नया आइन लिखा जिसके बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने अपने फैसले में लिखा कि आप नया आइन लिख रहे हैं। और ये सहूलतकारी थी और क्या थी कि जी हाँ, वोट भी नहीं गिने जाएंगे, बंदे भी अपने सीटें खाली कर देंगे। ये कौन सा आइन में लिखा हुआ है? किस आइन में लिखा हुआ है जो फैसले? तो नजीर लगारी साहब, अब क्या मामलात सारे अदलिया डील करेगी? अदलिया के कोर्ट में सारी चीजें को डील नहीं करनी चाहिए, वो तबाही होगी, बर्बादी होगी इस मुल्क की अगर अदलिया ने ये चीजें हल करना शुरू कर दी तो मामला तो उधर ही चला जा रहा है। हर कोई अपनी अदालत ले जाता है, अदालत में मामला रख देता है ले जाके। अगर स्टेक होल्डर्स पॉलिटिशियन नहीं बैठते मेज पर, 10 महीने से सारे लोग कह रहे हैं, बल्कि 4 साल से कह रहे हैं कि बैठो बात करो पाकिस्तान के मसले। मैं ही नहीं बैठूंगा किसी के साथ, हुकूमत में होगा तो भी नहीं बैठूंगा, अपोजिशन में होगा तो भी नहीं बैठूंगा। एक शख्स अपने आप को अगर सुपरमैन समझता है तो सुपरमैन को एक तरफ करके फिर आप आगे लेकर चले। ये कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि दम भरा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी जा रही है, क्योंकि इदारे उनका साथ दे रहे हैं। जी नादिया, आपका क्या एनालिसिस है? नजीर, मेरी गुजारिश सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमरेड्स इन यूनिफॉर्म आर आउट ऑफ यूनिफॉर्म। वो इनके पुष्ट पर खड़े हुए हैं। और क्यों खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तान का अलमिया है। अयूब खान ने क्यों कहा था बंगाल के लोगों को बुलाकर अलग हो जाओ हमसे? ये क्या बात थी? अयूब खान अपनी डायरी में क्यों लिखा हुआ है? अयूब खान अपनी डायरी में क्यों लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को हम मशरकी पाकिस्तान से निकल जाना चाहते हैं? याह्या खान ने क्यों कहा कि हेनरी के साथ राइट, हम मशरकी पाकिस्तान से निकल रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब मैं आता हूं सर। अगर पाकिस्तान में टोटल पॉलिटिकल ब्रेकडाउन पैरालिसिस है और सब लोग फेल हो गए, इदारों के हेड, प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, तो फिर कौन रह गया है? चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान। यही तो बड़ा सवाल है सर, यही तो सब बड़ा सवाल है। नादिया, पाकिस्तान का 22 करोड़ इंसानों के हाथ पांव बांधकर इमरान खान के आगे डाल दो, ये होगा मुल्क? नादिया ठीक है, 22 करोड़ इंसानों को हाथ पांव बांधकर उनके आगे फेंक दिया जाएगा, तुम जाओ जिसको चाहो उसको मार दो, जिसको चाहो उसको जिंदा कर दो। ठीक है सर, मैं नादिया, आप मुझे बताइए, आप इस पे दो बातें जो मैं आपसे करूंगा जिसका जवाब दीजिएगा। जेल भरो तहरीक, आपको लगता है इमरान खान साहब ये जो पहले असेंबली तहलील कर दी, अब वो कहते हैं मेरी मर्जी का, या वो केयर टेकर सेटअप नहीं आया, यानी कि सारा का सारा जो है वो बाइस्ड आ गया केयर टेकर सेटअप। अब ये जो सारा का सारा इस वक्त वो कह रहे हैं कि जनाब जेल भरो तहरीक, नंबर 1 थिंग आपको नजर आती है कि इससे कोई दबाव पड़ेगा? और दूसरी चीज ये, क्या वाकई अब तमाम निगाहें अदलिया पर ही मरकूज है? अदलिया फैसला करेगी कि इंतखाब कब होने और कब नहीं होने? देखिए, अदलिया अपने तय तो फैसला नहीं करेगी ना, उन्होंने कोई सू मोटो तो अदलिया ने लिया नहीं है। जब सियासी जमातें और सियासतदान अपने केसेस लेके अदलिया में जाएंगे तो अदलिया क्या उनको सिंपली रद्द कर दे? और वो ऐसे हालात में जब आपको देख रहे हैं कि एक ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो इस पे किस तरह से एक पार्टी बना हुआ है। भाई आपका काम ये है, कभी आप कोई तावीलें पेश करते हैं, कभी आप कोई तावीलें पेश करते हैं। मतलब हद तो ये है कि किसी सीसीपीओ को हटाने के लिए आप कहते हैं कि हमें ज़रबानी दरख्वास्त मौसूल हो गई इसलिए हमने उसकी इजाजत दे दी। तो अगर ये चीजें सामने आएंगी और एक के बाद एक इदारे जो है वो कार्ड ताश के पत्तों की तरह गिरते चले जाएंगे तो फिर कोई तो होगा जो आवाज उठाएगा। जहां तक बात आपने की है जेल भरो तहरीक की, तो जेल भरो तहरीक मैं बार बार ये कह रही हूँ, अभी
ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब अगर बैठे रहेंगे तब भी इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसे लीडर नहीं होते। अगर आप ये कह रहे हैं कि अंदर के लोग, पार्टी के लोग उन पे दबाव डाल रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जेल भरो तहरीक का आगाज ही लीडर से होता है, और अगर हम जिस दिन तहरीक का आगाज करेंगे उस दिन हम इमरान खान साहब भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये फवाद चौधरी साहब वो तो हिफाजती जमानतें लेने में इस वक्त मसरूफ है उनके वकला उनकी। नहीं, वो तो देखिए हिफाजती जमानत लेने में मसरूफ नहीं है। हिफाजती जमानत उनकी थी, वो कैंसिल हो गई, वो कंटिन्यू नहीं हुई। पीर को उन्होंने दोबारा बुलाया है, पीर को वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेट्स सी। वो अभी तक खुद से गए नहीं है। आप ये देखिए कि कोर्ट्स कहती नहीं कि जब वो आएंगे तो फिर हम हिफाजती जमानत देंगे, तो हिफाजती जमानत उनकी कैंसिल हो गई, ठीक है, कोर्ट्स उनको बुलाती नहीं। अब मंडे को वो जाते हैं, हिफाजती जमानत कराते हैं, या फिलहाल तो उनकी हिफाजती जमानत कैंसिल्ड है। मंडे को वो रिन्यू होती है नहीं होती, उसको दोबारा से वो लेते हैं नहीं लेते, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, जो हमें मंडे को चीजें अनफोल्ड होंगी। बट डोंट फॉरगेट कि जो इन्होंने जेल भरो तहरीक का अनाउंस किया है वो वेंसडे को किया है। अब वेंसडे से अगर वाकई तौर पे ये जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से कर देते हैं तो इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। कैसे करेंगे और नादिया? लाजिम होगा उनके ऊपर, कैसे करेंगे? लाजिम होगा जेल कि कैसे वो भरी अपनी जाएगी? गिरफ्तारी पहले कोई सिविल नाफरमानी, कोई रियासती कवानीन की धज्जियां उड़ाना, ये जेल भरी कैसे जाएगी? जेल भरी कैसे जाती है? तहरीक में ये पहली दफा तो नहीं है। एमआरडी की बात कर रहे थे अभी ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा नजीर लगारी ने ये सारा कुछ देखा हुआ है। होता बेसिकली ये है कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, इनके वर्कर्स, इनके कारकुन। लेकिन देखिए मुझे बहुत बड़े पैमाने में ये तहरीक कोई कामयाब होती नजर नहीं आ रही। कितने लोग हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स तो होंगे पीटीआई के, हार्डकोर वोटर्स, हार्डकोर सपोर्टर्स भी होंगे, लेकिन जेल जाना, जेल के आगे खड़े हो जाना, लॉकअप्स के, पुलिस थानों के आगे जाके खड़े होना कि हमें भी गिरफ्तार कर लो, ये कोई इतना आसान नहीं है। तो लेट्स सी, अगर इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी पहले देते हैं, वो जमानत जो उनकी कैंसिल हो चुकी है वो रिन्यू नहीं कराते हैं, उसको कैंसिल ही रहने देते हैं, और फिर जमान पार के आगे का अहाता भी अपना खत्म कर देते हैं, जो उन्होंने किया हुआ है कि जी जहां गिरफ्तारी हो तो वहां पे सारे कारकुन वहां पर पहुंच जाए। मुझे तो इससे शदीद इख्तिलाफ है। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक पार्टी के को लीड कर रहे हैं, तो गिरफ्तार होने में या गिरफ्तारी देने में कोई हर्ज तो नहीं है। सब जाते हैं, हीरो बन के बाहर आते हैं। राइट हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने ठीक कहा दिया, और इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे वैसे जो महंगाई और जो चीजें हैं, यकीनी तौर के ऊपर अपनी जो रोटी है लोगों की वो उसमें मसरूफ है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी इस चीज के ऊपर कि जेल भरो तहरीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक हुकूमत पर दबाव डाल सकती है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, नादिया मिर्जा आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर नजीर लगारी साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।